गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मेरा नाम पंकज जायसवाल है और मैं वीडियो आपका स्टार्ट करूं, अगला लेक्चर स्टार्ट करूं, अगला वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जिसको बहुत ध्यान से समझिए और मेरी अगर आप बात मानेंगे तो आपको आगे की क्लासेस प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगी। आप सभी लोग जब यूट्यूब पे वीडियो चलाएं तो आप नीचे देखेंगे एक सब्सक्राइब का बटन होता है, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, रेड कलर का होगा। इस बटन को जरूर पुश करें, इस बटन को क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आपको मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं YouTube पे तो वो आपको वीडियो तुरंत अवेलेबल हो पाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब मैं YouTube लिंक शेयर करूंगा तभी आपको वीडियो मिल पाएगा, अदरवाइज वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे वीडियो एक के बाद एक नोटिफिकेशन के फॉर्म में, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन के रूप में मैसेज मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ गया है। तो आप आगे की पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, विलियन चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और विलियन चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न टर्म्स के बारे में पढ़ा था, है ना, कि विलियन की सांद्रता को किस किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रतिशतता में प्रदर्शित किया जा सकता है, सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में प्रदर्शित किया जा सकता है, पार्ट्स पर मिलियन ppm में प्रदर्शित किया जा सकता है, नॉर्मलता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, मोलरता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, मोललता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और मोल प्रभाज के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इनको हमने डिटेल से कई लेक्चर में हमने कई वीडियो इस टॉपिक पे बनाए हैं और मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। हालांकि ये आप क्लास 11th में भी पढ़ा है आपने इसको, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट में इसलिए पढ़ाया क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म के बिना हम इस चैप्टर में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी विलियन का गुणधर्म आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके पता होने चाहिए। इसीलिए हमने आपको सांद्रता, सबसे पहले विलियन की सांद्रता के बारे में बताया। अब आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे एक दूसरे टर्म की जिसकी बात आती है हर जगह विलियन में, और वो है विलियन का वाष्प दाब, या किसी द्रव का, द्रव ध्यान रखिए, द्रव्य नहीं लिख रहा हूं, द्रव का वाष्प दाब। देखिए, नाम से ही स्पष्ट होना चाहिए कि वाष्प का दाब है। किसका दाब है? वाष्प का दाब है। तो वाष्प किससे बनता है? द्रव से बनता है। हालांकि कुछ ठोस पदार्थ भी वाष्प में परिवर्तित होते हैं, जैसे नौसादर है ना, कैम्फर जिसको कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, कपूर जो आप घर में जलाते हैं वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है जलाने पर, द्रव में परिवर्तित नहीं होता। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस भी है जो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर द्रव पदार्थ को गर्म करने पर या उबालने पर उसका वाष्पीकरण होता है, तो वाष्प बनती है। अब इस वाष्प के वाष्प दाब को कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हम एक बंद बीकर लेते हैं, एक बंद बीकर, एक बंद पात्र। इस पात्र में कोई द्रव लिया हमने, द्रव, इसको गर्म किया गया, गर्म किया गया स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर इसको गर्म किया गया। तो देखिए, जब नीचे से गर्म करोगे आप तो नीचे के अणुओं की, नीचे के अणु पहले गर्म होंगे, और जब द्रव के अणु गर्म होंगे तो उनका घनत्व तो कम हो जाता है। जब द्रव के अणुओं को हम गर्म करते हैं तो उनका घनत्व कम हो जाता है, तो हल्के हो जाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं।
और ये सतह पर जब गर्म होने लगते हैं तो सतह पर आने लगते हैं, और ये जो सतह पर जो द्रव के अणु हैं, ये जब एक निश्चित यानी कि क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, है ना, क्वथनांक पे पहुंचता है ना, क्वथनांक पे पहुंचता है, तो ये जल के अणु यानी द्रव के अणु वाष्प के अणुओं में परिवर्तित होने लगते हैं, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। मतलब जो द्रव के अणु जो थे उनका वाष्पीकरण होता है और वो वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। इस घटना को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ये जो वाष्प है, जब ये ऊपर बर्तन बंद है, तो बर्तन बंद है तो जब ऊपर जाएगी वाष्प, तो ऊपर का तापमान उतना नहीं है जितना नीचे का तापमान। भाई गर्म तो नीचे से कर रहे थे, तो तापमान नीचे ज्यादा होगा, ऊपर तापमान कम होगा, तो यहां पर इसका तापमान घट जाएगा। मतलब कि जो वाष्प बन गया, ये वाष्प ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर के वापस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब द्रवीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई, मतलब प्रक्रिया उत्क्रमणीय हो गई। यहां द्रव वाष्प में, ये द्रव है, वाष्प में परिवर्तित होगा और वाष्प ठंडा होकर द्रव में परिवर्तित होगा। आप एक भगोला ले ले घर में, है ना, उसको एक ढक्कन से ढक दें और उसके अंदर पानी भर के उबालिए, उबाल के गैस बंद कर दीजिए। आप देखेंगे जो वाष्प, थोड़ी देर बाद जब ढक्कन हटा के देखेंगे, ढक्कन पे भी ढेर सारे जल की, द्रव की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। तो वो द्रव की बूंदें ऊपर कहां से आ गई? क्योंकि वाष्प बनी, वाष्प ऊपर से टकराई, और जब ऊपर उठी तो ठंडी हो गई, तो वो द्रव में बदल गई। तो वाष्पीकरण और द्रवीकरण की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने लगती हैं। तो यानी कि कुछ देर में यहां पर साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। मतलब ठोस, द्रव और वाष्प में साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस साम्यावस्था पे जब हम बात करेंगे, तो साम्यावस्था पर द्रव की मात्रा स्थिर हो गई। मतलब द्रव वाष्प में और वाष्प द्रव में बदल रहा है एक साथ। एक ही समय में द्रव वाष्प में बदलेगा और उसी समय वाष्प द्रव में। साम्यावस्था का मतलब यही होता है कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर अभिकारक और उत्पाद के सांद्रताएं स्थिर हो जाएं और समय के साथ साथ परिवर्तित ना हो, तो उस अवस्था को कहते हैं साम्यावस्था। मतलब द्रव की मात्रा स्थिर हो गई, वाष्प की मात्रा भी स्थिर हो गई। तो अब इस साम्यावस्था पर जो वाष्प एकत्रित हुई, वो वाष्प एक दाब डालेगी, क्योंकि गैस है। वाष्प क्या है? गैस है। और आपने कक्षा 11 में पढ़ा है गैसीय अवस्था। उसमें आपने पढ़ा है कि गैस के अणु जब बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो गैस का दाब उत्पन्न होता है। तो ये वाष्प भी बर्तन की दीवार से टकराएगा और दाब उत्पन्न करेगा। उसी दाब को कहते हैं वाष्प दाब, है ना। तो देखें, स्थिर ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। आ गई बात समझ में?
अब इस चीज को पहले नोट कर लीजिए, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, विलयन के लिए भी समझते हैं इसके लिए। चलिए इसी में थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, विलयन बना लेते हैं और देखते हैं विलयन पर में अगर जब हम विलयन बनाते हैं तो ये शुद्ध विलायक था, अब इसमें विलेय घोलना पड़ेगा। शुद्ध विलायक है, द्रव यानी कि विलायक। अब इसमें अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, अवाष्पशील पदार्थ जब घोल दिया जाएगा तो देखिए क्या होगा। ये पात्र है, भाई देखो पानी लेते हो तो पानी में जब चीनी हम घोलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि चीनी ज्यादा नीचे ज्यादा घुलता है, ऊपर कम घुलता है, बीच में कम घुलता है, ऐसा नहीं है ना। जितना मीठा नीचे वाला होगा शरबत, उतना ही मीठा ऊपर वाला होगा। शरबत तो सब जगह बराबर बराबर मीठा होगा। तो इसका मतलब कि जब आप वो चीनी जो है वो अवाष्पशील पदार्थ है, चीनी है, नमक है, मतलब ऐसा पदार्थ जो घुल तो गया लेकिन जब उसको वाष्पित करोगे तो जल पूरा उसमें उपस्थित जल पूरा वाष्पित हो जाएगा, लेकिन चीनी बाद में वैसा का वैसा बच जाएगा, तो वो वाष्पित नहीं होगा, तो वो अवाष्पशील पदार्थ है। तो अवाष्पशील पदार्थ जब घोलेंगे तो पूरे विलायक में घुलेगा, है ना। तो जो विलयन बनेगा, विलयन, तो विलयन में देखिए सतह पर पहले सभी अणु विलायक के थे तो सब वाष्पित हो रहे थे, सब वाष्पित हो रहे थे, सारे के सारे अणु वाष्प में जा रहे थे, सब वाष्पित हो रहे थे, है ना। और जब सब वाष्पित होंगे तो वाष्प की मात्रा ज्यादा बनेगी, और वाष्प की मात्रा ज्यादा बनेगी तो वाष्प का दाब भी ज्यादा होगा। लेकिन जब आप इसमें कोई विलयन बनाया अवाष्पशील पदार्थ घोलकर, तो वो अवाष्पशील पदार्थ सतह पर भी होगा, तो सतह पर जो अणु वाष्पित होंगे वो अणु कम हो गए, यानी वाष्प की मात्रा भी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो इसका मतलब कि वाष्प दाब भी क्या हो गया, घट गया। तो देखिए जब किसी शुद्ध विलायक को विलयन में परिवर्तित किया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। यदि विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब P0 ले रहे हैं और विलयन का वाष्प दाब PS लें तो P0 का मान PS के मान से ज्यादा होगा। तो यह है कि जब किसी शुद्ध विलायक को विलयन में परिवर्तित करते हैं तो उसका वाष्प दाब हमेशा घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। और जो वाष्प यहां थोड़ी बहुत बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, वो विलायक की वजह से बनेगी। जो इसमें विलयन में विलायक है, भाई वाष्पित कौन हुआ, वाष्पित विलायक के अणु हुए।
विलायक के अणु वाष्पित हुए, तो वाष्प किसकी वजह से बनी? विलायक की वजह से। तो जो वाष्प दाब है वो विलायक की वजह से होगा, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज के। विलायक के मोल प्रभाज के। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके कारकों पर आते हैं, किन कारकों पर यह निर्भर करता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो किसी द्रव का या किसी विलायक का वाष्प दाब किन कारकों पर निर्भर करता है। वाष्प दाब की निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब की निर्भरता। तो देखिए पहली बात तो ये, जिस द्रव का वाष्प दाब आप निकाल रहे हो उस द्रव के अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल कैसा है। अगर अंतर अणुक आकर्षण बल बहुत प्रबल है, हाइड्रोजन बंध जैसा स्ट्रांग है, प्रबल है, तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं। तो द्रव के अणु वाष्प अवस्था में जाने में उनको कठिनाई होगी, तो वाष्प कम बनेगा, वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब घट जाएगा। मतलब कि द्रव के अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल जितना प्रबल होगा वाष्प दाब उतना ही कम होगा। यानी वाष्प दाब अंतर अणुक आकर्षण बल के व्युत समानुपाती होता है। तो द्रव, पहला कारक, द्रव के अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण द्रव के अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल। ठीक, तो देखिए अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल जितना प्रबल होगा अणुओं की वाष्प अवस्था में जाने की दर
उतना उतना ही कम होगा। और वाष्प दाब घट जाएगा। मतलब वाष्प दाब, देखिए वाष्प दाब समानुपाती होता है वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण की दर के समानुपाती होता है। जितना तेज वाष्पन होगा, यानी जितना तेज द्रव वाष्प में परिवर्तित होगा, वाष्पन की क्रिया जितनी तेज होगी, उतना ज्यादा वाष्प बनेगा, उतना ज्यादा वाष्प दाब होगा। और यह व्युत्क्रमानुपाती होगा अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल के। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए एथेनॉल, एथेनॉल अगर ले लें, एथेनॉल तो अल्कोहल है, अल्कोहल के अणुओं के मध्य जो है, या एथेनॉल के पहले जल ले लें, जल वाष्प दाब का क्रम दिखा रहे हैं, क्रम में दिखा रहा हूं आपको। जल में, जल का वाष्प दाब ज्यादा होगा, बल्कि एथेनॉल का वाष्प दाब उससे कम होगा, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बंध बनता है, इसमें भी हाइड्रोजन बंध बनता है। लेकिन एथेनॉल में बना हुआ हाइड्रोजन बंध जल में बने हुए हाइड्रोजन बंध से थोड़ा दुर्बल होता है, तो इसलिए दुर्बल होगा। तो इसका मतलब वाष्प दाब क्या हो जाएगा, इसका एथेनॉल का बढ़ जाएगा, क्योंकि अंतर अणु का आकर्षण बल कमजोर हो गया, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ गई, तो वाष्प दाब बढ़ गया। जबकि डाई इथाइल ईथर, डाई एथिल ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, तो दुर्बल वंडरवॉल बल होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब अंतर अणु का आकर्षण बल दुर्बल हो गया तो उसका वाष्पन तेज होगा, तो इसलिए इसका जो है, ईथर को हाथ में रखिए वाष्पित हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। जबकि एथेनॉल को जब हाथ पे रखोगे तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत उसका भी हल्का फुल्का वाष्पन होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। जल को पानी को हाथ में रखिए, उतना ठंडा महसूस नहीं होगा। सबसे ठंडा ईथर महसूस होगा, उसके बाद एथेनॉल, और सबसे कम ठंडा होगा जल, क्योंकि सबसे ज्यादा वाष्पन की दर, वाष्पीकरण की दर ईथर की है, उसके बाद एथेनॉल की, फिर जल की। तो इसी ऑर्डर में वाष्प दाब, ये वाष्प ज्यादा बनाएगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, और ये वाष्प कम बनाएगा तो वाष्प दाब कम होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, हो गया होगा। दूसरा कारक देखते हैं कि वाष्प दाब को कौन सा दूसरा कारक प्रभावित करता है। दूसरा जो कारक है वो है तापमान, तापक्रम। ताप अगर बढ़ाएंगे किसी, भाई जल जो है हम जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है, तो उसके बाद वाष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगा तो वाष्पन होने लगा,
लेकिन अब उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दीजिए तापमान, तो और तेजी से उबलने लगेगा, वाष्पन की प्रक्रिया और बढ़ जाएगी, वाष्पन की दर बढ़ जाएगी, तो वाष्प ज्यादा बनने लगेगा, तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो दूसरा कारक ताप। देखिए, ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है, वाष्पन की दर बढ़ जाती है, जिससे वाष्प अधिक मात्रा में बनता है, अधिक मात्रा में बनता है और वाष्प दाब बढ़ जाता है। वाष्प दाब बढ़ जाता है। क्लियर है? तो वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब समानुपाती होता है वाष्पन की दर के समानुपाती होता है, और यह समानुपाती होता है ताप के। तो ताप बढ़ाओगे तो वाष्पन की दर बढ़ेगी, और वाष्पन की दर बढ़ेगी तो वाष्प की मात्रा बढ़ेगी, वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तीसरा कारक पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए, अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा तो सतह पर ज्यादा अणु हो जाएंगे द्रव के, और वो जो सतह पर अणु होते हैं वही वाष्पित होते हैं। तो पहले की तुलना में अब ज्यादा अणु वाष्पित होंगे, तो वाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो वाष्पन की दर बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिक से अधिक अणु वाष्पित होकर वाष्प में परिवर्तित होंगे। परिवर्तित होंगे। अतः द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर, बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो वाष्प दाब जो है, जो समानुपाती है वाष्पन की दर के, वो समानुपाती होगा पृष्ठ क्षेत्रफल के भी। पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल के भी समानुपाती होगा। तो ये हमने बताया आपको वाष्प दाब। पहले नोट करिए।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आज हम लोगों ने वाष्प दाब, किसी भी द्रव की बात करिए, किसी भी विलयन की बात करिए, अगर जलीय विलयन है या द्रवीय विलयन है या कोई द्रव है, तो हर द्रव का अपना अपना वाष्प दाब होगा और वो वाष्प दाब इन कारकों पर निर्भर करेगा। सामान्य अवस्था में किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है वो द्रव के अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल पर ही निर्भर करता है। अगर भाई ताप परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल को नहीं बढ़ा रहे हैं, नहीं परिवर्तित कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही कारक पर रहा। आप एक ही पृष्ठ क्षेत्रफल वाले 4 बर्तन ले लीजिए, चारों में एक में द्रव ए ले लीजिए, एक दूसरे में द्रव बी, तीसरे में द्रव सी, चौथे में द्रव डी। तो जिस द्रव में सभी के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हैं, सभी एक ताप पर रखे गए हैं, तो जिस द्रव में अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल सबसे कम होगा, सबसे कमजोर आकर्षण बल होगा, वो जल्दी वाष्पित होगा, वो जल्दी से वाष्प अवस्था में जाएगा। और जल्दी से वाष्प अवस्था में जाएगा तो वाष्प की मात्रा उसमें ज्यादा बनेगी, तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो हर द्रव का, अगर द्रव अलग अलग हैं तो अलग अलग द्रव का वाष्प दाब भी अलग अलग होता है। और शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव, तो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब पूरा का पूरा उस द्रव में उपस्थित मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन अगर विलयन बना लिया आपने, और विलयन बनाने में आपने शुद्ध द्रव में, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोला है, तो अवाष्पशील पदार्थ द्रव में नहीं जाएगा, तो द्रव की मात्रा, द्रव का वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, जिससे वाष्प की मात्रा कम बनेगी और वाष्प दाब भी घट जाएगा। तो हमेशा अगर कोई विलयन किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाकर बनाया गया है, तो हमेशा विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम होगा। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आई बात। ये इसी चीज की चर्चा अब हम विलयनों के प्रकार में करेंगे। हमें जलीय विलयन पढ़ना है, द्रवीय विलयन पढ़ना है। जलीय विलयन अगर हम बात करें तो जल, एक द्रव में दूसरा द्रव मिलाकर के विलयन बना सकते हैं, द्रव में ठोस मिला के विलयन बना सकते हैं, और द्रव में गैस मिला के विलयन बना सकते हैं। तो हमें इन 3 विलयनों पर चर्चा करनी है ना। द्रव, 2 वाष्पशील द्रवों का विलयन है ना, अवाष्पशील ठोस का किसी द्रव में विलयन, और किसी गैस का किसी द्रव में विलयन। तो इन तीनों पे चर्चा करनी है। और जब हम 2 वाष्पशील द्रवों को मिलाते हैं तो विलयन 2 प्रकार के बनते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो अगला टॉपिक हमारा यही है। अगला टॉपिक अगले क्लास से फ्रेश क्लास से डिस्कस करेंगे। नए आज हम अगर ये अगला टॉपिक स्टार्ट भी करेंगे तो वो अगला टॉपिक आपका केवल शुरू हो पाएगा, है ना। वो काफी बड़ा टॉपिक है तो वो खत्म नहीं हो पाएगा, उसके लिए भी 2-3 वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हैंड सैनिटाइज करें, मास्क का प्रयोग करें और घर पे रहकर अच्छे से पढ़ाई करें। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन लगाएं। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेश्चन को अगली क्लास में ले लूंगा तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।